गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलो हम फिर से नए क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। द थर्ड क्वेश्चन ऑफ डीबीबी 2। टोटल देयर आर 8 क्वेश्चन इन दिस डीबीबी। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है। 8টা क्वेश्चन আছে দেই। সো লিটল বিট ফাস্ট যাম আমি অকল সোনকালে কৰিব চেষ্টা কৰিম। কিবা ডাউট থাকিলে সুধি ল'বা। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना। व्हाइल इन clearing your doubts or discussing the questions ना, I'll try to use less I'll try to use only one language। मैं हिंदी को ले हिंदी को, अखमेर को ले अखमेर को। अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो हिंदी में बोलूंगा, अगर असमिस में बोल रहा हूँ तो असमिस में बोलूंगा। तो चलो उसको स्टार्ट करते हैं। सो सेम है क्वेश्चन बेस्ड ऑन डीप वेलोसिटी। सेकंड पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें, मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। जितने मुझे क्वेश्चन पीआईक्यू मिले मैं सब ले रहा हूँ। पर्टिकुलर मैं एमटीजी बुक फॉलो करता हूँ, ऑल इन वन फॉलो करता हूँ, एग्जाम आइडिया जो बुक मुझे मिलता है मैं वो भी फॉलो करता हूँ। सो विदाउट डूइंग एनी डिले चलो फास्ट मूव टू द क्वेश्चन। सो डीबीबी 2 का कौन सा क्वेश्चन है? दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 3। ये कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। जो जो क्वेश्चन हम करेंगे मैं साइड में लिखते जाऊंगा, ठीक है। चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन सर? ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हम जाएंगे। चलो इसको सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहली बात सर, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या क्या करना होता है। Derivation आप लोग करोगे, मैं बता देता हूँ। Derive an expression for the velocity of electrons in the conductor hence reduce the Ohm's law। मतलब आपको क्या निकालना है? आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो डिराइव बोला है मतलब आपको क्या है, डिराइवेशन करना होगा। तो डिराइवेशन जब करना होगा सर, आपको पूरा कॉन्सेप्ट ए टू जेड लेके निकालना होगा, ठीक है। जिससे आपको लास्ट में क्या पता चलता है, दैट इज नथिंग बट सर वीडी इज इक्वल टू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ बाई एम। आपको ये रिलेशन पहले निकालना है। ये निकल गया। फिर आपको नेक्स्ट पार्ट क्या बोला, हैंस डिड्यूस ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कैसे निकालते थे? आपको इस फॉर्मूला से स्टार्ट करना पड़ेगा, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। मुझे पता है, आपको पता है कैसे निकालना आता है, वो भी पता है। देयरफॉर आप क्या करोगे, वीडी का वैल्यू पुट कर देना बस। एन ई ए वीडी के बदले क्या आएगा, ई कैपिटल ई बाय एम इनटू टाउ। जहां पर आप ई का वैल्यू पुट कर दोगे, दैट एन ई स्क्वायर ए वी बाय एल, नीचे में एम बी है, इनटू टाउ आ गया। तो यहाँ से आप क्या करोगे, भी पोटेंशियल डिफरेंस को आई के नीचे लेके आओगे। सो आई बाई भी बचा कितना, एन ई स्क्वायर ए एन स्क्वायर टाउ बाय एम। ए और एल को बाहर लेके जाओ, आपको यहाँ पर एक टर्म मिल रहा है। सो ऐसे ही करके ये क्या है, ओम्स लॉ का उल्टा फॉर्म है, दैट इज वी बाय आई इज नथिंग बट एम बाय एन ई स्क्वायर इनटू टाउ एल बाय ए। तो ये रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव कर रहा है। तो यहाँ से आप कह सकते हो हाँ आपने ओम्स लॉ को वेरीफाई कर दिया, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ आपको आता है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ इस पॉइंट में, ताकि ठीक है, ताकि हमारा कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो। ओके चलो नेक्स्ट पार्ट। सर बच्चा कौन सा, नेक्स्ट क्लास में क्या बोला गया है सर, ये क्वेश्चन और इजी है। वायर हुज क्रॉस सेक्शन एरिया इज इंक्रीजिंग लीनियरली। मतलब क्या है, अगर एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, बढ़ता जा रहा है, क्या हो रहा है, लीनियरली बढ़ता जा रहा है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जब मूव कर रहा हूँ, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, बढ़ गया है। तो यहाँ पर देखो एरिया क्या हो रहा है, एरिया कीप ऑन इंक्रीजिंग। बहुत बढ़िया, एरिया इंक्रीज कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। यहाँ का एरिया A1, यहाँ का एरिया A2। तो एरिया A2 इज ग्रेटर देन A1। नेक्स्ट बात बोला गया है, द हाँ फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड इज कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी ऑफ V वोल्ट। हाउ मच वोल्ट, V वोल्ट से बैटरी से कनेक्ट है। अगर मैं बोलूं ये बैटरी V वोल्ट से कनेक्ट है, ऐसा हो गया सर्किट डायग्राम। अब क्या करना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट इन द वायर। इनमें से कौन सा कांस्टेंट रहता है? सबसे पहले इक्वेशन में देख लेता हूं, 3 इक्वेशन आपको याद होने चाहिए। दैट इज, अच्छा कुछ भी कहने से पहले बताओ ये क्या है, हायर पोटेंशियल, किसमें लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कम। ये पता है, जैसे मैं दूर जाता जाऊंगा पॉजिटिव साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी स्ट्रेंथ घटता जाता है, वो अलग बात है। लेकिन मुझे और एक चीज पता है, क्या सर, डीप वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर आपको इक्वेशन याद है, दैट इज आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, जहां से मैंने निकाला था कल, वी डी हाउ मच, बोलो बच्चों, आई बाय एन ई ए। तो यहाँ से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है वी डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। वी डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब अगर एरिया बढ़ता जाएगा तो वेलोसिटी घटता जाएगा। सिंस एट A2 सेकंड पोर्शन एरिया ज्यादा है, तो यहाँ पर डीप वेलोसिटी एट पॉइंट 2 इज लेस देन डीप वेलोसिटी एट पॉइंट 1। जैसे मैं आगे जाता डीप वेलोसिटी घटती जाएगी। तो वेलोसिटी, तो डीप वेलोसिटी कांस्टेंट है नहीं, ये मुझे पता चल गया। दूसरा और इक्वेशन, J इज इक्वल टू I बाई A। इसका मतलब J इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। J इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो इसका मतलब क्या है, जहां पर एरिया ज्यादा उधर करंट डेंसिटी कम। तो A2 एट दिस पोजीशन एरिया ज्यादा है विद रेस्पेक्ट टू A1। तो A2 में डीप वेलोसिटी सॉरी करंट डेंसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। द करंट डेंसिटी एट 2 इज लेस देन करंट डेंसिटी एट 1। क्यों, 2 में एरिया बढ़ गया, फर्स्ट पॉइंट में एरिया कम है। तो एट पॉइंट 1 the current density is more with respect to the current density at 2 since area is increasing।
At 2 area is more, so current density less. At 1 area is less, so current density is more, since current density is inversely proportional to area. तो मुझे ये भी पता चल गया करंट डेंसिटी भी कांस्टेंट नहीं है। अच्छा सर इलेक्ट्रिक फील्ड कल हमने ये भी देखा था दैट वीडी ऐसे देख सकते हैं आप लोग, इस इक्वेशन से देखो सर वीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। आप ऊपर में देखो डी वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, मतलब जहां पर डी वेलोसिटी ज्यादा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा, जहां पर डी वेलोसिटी कम उधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम। इसका मतलब एट पॉइंट ए वन डी वेलोसिटी ज्यादा है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा हुआ है। एट पॉइंट टू एरिया ज्यादा होने के कारण डी वेलोसिटी घट गई, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट गई। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी क्या हो गया, वेरिएबल। सर मुझे करंट डेंसिटी वेरिएबल पता चल गया, चेंज हो रहा है, डी वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, करंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा है। लास्ट में बचा क्या, करंट। अब सर करंट हमने क्या बोला था, कल स्टडी बोल दिया गया था कि यहाँ पर स्टडी बोला है नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ फॉर पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, सो व्हाट फॉर पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर मैं बोलता हूँ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, आप लोग मुझे खुद बताया ना अगर कोई डाउट है तो पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, मान लो यहाँ से 10 लाख इलेक्ट्रॉन जा रहे, कितने 10 लाख, जब 10 लाख जा रहे हैं तो इस तरफ कितने पहुंचेंगे 10 लाख, ठीक है। मैं थोड़ा आगे जाके और एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेता हूँ। अब बोलो यहाँ पर इनकमिंग कितना है, जितना आ रहा था, कितना था 10 लाख, तो जाएगा भी कितना सर 10 लाख, मतलब इनकमिंग शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग। और करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो बोलो मुझे यहाँ से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है 10 लाख इलेक्ट्रॉन, यहाँ से कितना फ्लो कर रहा है सर 10 लाख इलेक्ट्रॉन। सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कांस्टेंट, इट मींस द करंट विल बी अगेन कांस्टेंट। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, कांस्टेंट। क्यों, जितना चार्ज ऐसे जा रहा है उतना तो इधर आएगा, और जितना इधर आएगा उतना तो इस तरफ जाएगा। और मुझे पता है आप चार्ज सडनली बढ़ नहीं जाएगा, ऐसे 10 लाख आया इधर 20 लाख हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो सिंस इलेक्ट्रिक करंट ही ऐसा टर्म होगा जो चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, और मुझे पता है रेट ऑफ चार्ज जितना इधर आ रहा है उतना ही तो इधर से निकलेगा, जितना इधर इनपुट होगा उतना ही इधर से निकलेगा। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कांस्टेंट, देयरफॉर करंट विल आल्सो कांस्टेंट। थैंक यू एवरीवन। यही है इसका क्वेश्चन का आंसर कि मेन चीज कौन सा कांस्टेंट रहेगा, हम मान के चलेंगे इधर इलेक्ट्रिक करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट। बाकी करंट डेंसिटी जो एरिया पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीडी पे डिपेंड करता है, और वीडी खुद ही एरिया पे डिपेंड करता है। तो ऑल देयर्स आर इंटरली रिलेटेड, इसके कारण हम कह सकते हैं ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या कांस्टेंट रहेगा, ओनली करंट विल रिमेन कांस्टेंट। थैंक यू एवरीवन।